आज का डीप डाइव सच में आपके पूरे वर्ल्ड व्यू को हिला देगा यार। जरा इन बातों पे गौर फरमाइए। एक 19th सेंचुरी डॉक्टर ने सिफिलिस जैसी डेडली बीमारी को ठीक करने के लिए अपने पेशेंट्स को मलेरिया के इंजेक्शंस दिए, और पता है उसको इसके लिए नोबेल प्राइज मिला। वेट, सीरियसली? एक जानलेवा बीमारी ठीक करने के लिए दूसरी जानलेवा बीमारी डाल दी बॉडी में? ये क्या लॉजिक है भाई? पिछले 100 सालों में 15 बिलियन लोग पैदा हुए धरती पर आज दुनिया जैसी भी है वो सिर्फ और सिर्फ 7 लोगों के डिसीजंस का नतीजा है। सिर्फ 0.0000004% लोग दुनिया चला रहे हैं। क्रेजी। मतलब बाकी पूरी आबादी का इम्पैक्ट ऑलमोस्ट जीरो? ये तो मैथमेटिकली इम्पॉसिबल साउंड करता है यार। हैरी मार्कोविट्ज, जिसने मॉडर्न फाइनेंस और रिस्क के मैथमेटिक्स के लिए नोबेल प्राइज जीता, उसने अपना खुद का पैसा इन्वेस्ट करते वक्त अपनी ही बनाई हुई मैथमेटिकल थियरी यूज नहीं की। माइंड ब्लोइंग। जो इंसान रिस्क पर नोबेल जीत रहा है वो अपने रूल्स फॉलो नहीं कर रहा, तो फिर हम जैसे आम लोग क्या करेंगे? लोग सोचते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 की सबसे बड़ी बैटल एडवांस टैंक्स और वेपन्स ने हराई थी, पर सच्चाई ये है कि जर्मनी के सबसे एडवांस टैंक्स को फील्ड माइस यानी खेतों में घूमने वाले चूहों ने हरा दिया था। चूहों ने वर्ल्ड वॉर 2 की बैटल का डायरेक्शन बदल दिया। ये तो किसी हॉलीवुड मूवी की स्क्रिप्ट से भी ज्यादा अजीब लग रहा है। 9/11 के टेरर अटैक और आज के स्टूडेंट लोन क्राइसिस के बीच में ना एक डायरेक्ट कनेक्शन है। एक ऐसा बटरफ्लाई इफेक्ट जो दुनिया में किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था। ये कैसा बटरफ्लाई इफेक्ट है? मतलब एक टेररिस्ट अटैक से कॉलेज पढ़ाई के लोन का क्या लेना देना? लिंक तो बनता ही नहीं है दूर दूर तक। दुनिया की सबसे बेस्ट इन्वेस्टिंग बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, उसके फॉर्मूलाज आज के टाइम में प्रैक्टिकली काम ही नहीं करते। तो क्या हिस्ट्री को स्टडी करना कंप्लीटली यूजलेस है? अगर पास्ट का डेटा फ्यूचर नहीं बता सकता तो हम रिलाई किस पे करें? स्वागत है आपका जेन नैरेटर्स के एक और माइंड ब्लोइंग एपिसोड में, दुनिया का सबसे प्रीमियम एआई पॉडकास्ट। आज का टॉपिक आपके दिमाग के सारे तार हिला देगा, क्योंकि आज हम एक ऐसी डार्क रियलिटी को डिकोड करेंगे जो आपका पूरा नजरिया बदल कर रख देगी। और इन डीप सीक्रेट्स को समझने के लिए आज मेरे साथ बैठे हैं हमारे स्पेशल एक्सपर्ट। नमस्ते। आज का पॉडकास्ट सच में नेक्स्ट लेवल होने वाला है। जो बातें हम आज रिवील करेंगे वो सीरियसली लोगों की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं यार, क्योंकि मेरा दिमाग तब से उस टीजर पे अटका हुआ है। भाई ये सिफिलिस और मलेरिया वाला क्या कॉन्सेप्ट था? थोड़ा डीपली समझाइए ना। हाँ, मैं बताता हूँ। क्योंकि कोई भी रैशनल डॉक्टर एक पेशेंट को जिसे ऑलरेडी एक फेटल बीमारी है उसके ऊपर मलेरिया का इंजेक्शन क्यों देगा? ये तो टेक्निकली डबल मर्डर जैसा साउंड कर रहा है। मेडिकल साइंस में ऐसी चीजें अलाउड कैसे थी? सुनने में एकदम इनसेन लगता है ना, पर इसके पीछे का जो लॉजिक है वो आपके होश उड़ा देगा और आपको समझ आएगा कि हम इंसान एक्चुअली कितने कॉम्प्लेक्स हैं। अच्छा। देखो, हम बात कर रहे हैं जूलियस वैगनर जॉरिक की। वो 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी के एक बहुत ही प्रोमिनेंट साइकियाट्रिस्ट थे। उस जमाने में न्यूरोसिफिलिस का मतलब सीधा मौत होता था। ओ बाप रे, मतलब कोई क्योर ही नहीं था उस टाइम? जीरो क्योर। लोग लिटरली पागल हो जाते थे और तड़प कर मरते थे। पर जूलियस ने सालों की ऑब्जर्वेशन से एक बहुत अजीब पैटर्न नोटिस किया उनमें। क्या पैटर्न था वो? उन्होंने देखा कि जिन सिफिलिस पेशेंट्स को किसी और वजह से बहुत लंबे टाइम तक एक्सट्रीम फीवर आता था, उनके रिकवर होने के चांसेस अचानक से बढ़ जाते थे। अच्छा, मतलब फीवर कोई साइड इफेक्ट या नेगेटिव चीज नहीं थी, बल्कि बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म था इस केस में। एग्जैक्टली वही। फीवर हमारी बॉडी का नेचुरल और सबसे पुराना तरीका है किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने का। जब बॉडी हीटअप होती है तो बैक्टीरिया और वायरसेस सरवाइव नहीं कर पाते उस टेम्परेचर पे। सही बात है। तो जूलियस ने एक बहुत ही रैडिकल पर लॉजिकल कंक्लूजन निकाला। 1800 के आसपास उन्होंने अपने पेशेंट्स को टाइफॉइड, स्मॉल पॉक्स और आखिर में मलेरिया के वीक स्ट्रेन्स के इंजेक्शंस देना शुरू किया। वेट, पेशेंट्स को लिटरली जानबूझ के टाइफॉइड दे रहे थे वो? हाँ, पर गोल उनको मलेरिया या टाइफॉइड देना नहीं था। गोल था एक इतना स्ट्रॉन्ग और बोन रैटलिंग फीवर ट्रिगर करना जो सिफिलिस के बैक्टीरिया को कंप्लीटली जलाकर मार सके। उन्होंने फाइनल टेस्ट के लिए मलेरिया चूज किया। मलेरिया ही क्यों? स्मॉल पॉक्स भी तो दे रहे थे। क्योंकि मलेरिया का फीवर इंटेंस तो होता था, पर बाद में क्विनीन नाम की दवाई देकर उस मलेरिया को ठीक किया जा सकता था। और रिजल्ट सुनिए आप। जिन पेशेंट्स की मौत पक्की थी उनमें से 10 में से 6 सिफिलिस पेशेंट्स कंप्लीटली रिकवर हो गए। वाओ, 10 में से 6 ठीक हो गए? हाँ, जबकि नेचुरली सिर्फ 3 ठीक होते थे। इस माइंड बेंडिंग मेडिकल मिरेकल के लिए उन्हें 1927 में नोबेल प्राइज मिला।
ये तो सच में क्रेजी हिस्ट्री है यार। पर इसका हमारी आज की लाइफ से क्या डायरेक्ट कनेक्शन है? मतलब हम रोजमर्रा की जिंदगी में सिफिलिस और मलेरिया से तो डील नहीं कर रहे हैं ना? कनेक्शन बहुत डीप है और ये हमारी साइकोलॉजी और पैसों दोनों से जुड़ा है। देखिए, मॉडर्न साइंस के हिसाब से बॉडी टेम्परेचर में सिर्फ 1 डिग्री का इंक्रीज कुछ वायरसेस के रेप्लिकेशन रेट को 200 गुना स्लो कर देता है। राइट। तो साइंटिफिकली और मैथमेटिकली फीवर आना एक बहुत अच्छी बात है। हाँ। ये बिल्कुल रैशनल चीज है। पर आप खुद सोचिए, रियल लाइफ में जब आपको या आपके घर में किसी को फीवर आता है तो आप क्या करते हैं? हम तो तुरंत दवाई खा लेते हैं यार। टाइलेनॉल, पैरासिटामॉल, डोलो 650, जो सामने मिले बस खाओ और बुखार उतारो। हम वेट ही नहीं करते किसी चीज का। एग्जैक्टली, मेरी बात। और क्या आपने कभी सोचा है क्यों करते हैं हम ऐसा? क्योंकि फीवर में दर्द होता है भाई, शिवरिंग होती है, बॉडी एक होता है, इंसान से बिस्तर से उठा नहीं जाता। हाँ, पेन तो अनबेरेबल होता है कभी कभी। तो एक डॉक्टर का गोल सिर्फ मैथमेटिकली बीमारी ठीक करना नहीं होता, बल्कि पेशेंट के पेन को एक टॉलरेबल लिमिट में रखना भी होता है। फीवर चाहे साइंटिफिकली कितना भी रैशनल और लॉजिकल क्यों ना हो, उस पेन और सफरिंग को सहना एक नॉर्मल इंसान के लिए रीजनेबल नहीं है। ओ, अब समझ आई बात, रैशनल वर्सेस रीजनेबल। हाँ, और यही सेम कॉन्सेप्ट हमारी लाइफ और स्पेशली हमारे फाइनेंसेस पर लागू होता है। हम पेपर पर मैथमेटिकली परफेक्ट या रैशनल डिसीजंस ढूंढते हैं, जबकि रियल लाइफ में हमें रीजनेबल डिसीजंस लेने चाहिए जो हमारी मेंटल स्टेट के हिसाब से प्रैक्टिकल हों। वाह, तो बेसिकली मैथ और लॉजिक पेपर पे बहुत अच्छे लगते हैं, पर रियल लाइफ में इंसान प्योर इमोशन से चलता है। अगर अनबेरेबल पेन हो रहा है तो आदमी सारा लॉजिक भूल जाएगा। बिल्कुल सही। इसको हम पैसों या इन्वेस्टिंग से कैसे कनेक्ट करें? टीजर में आपने हैरी मार्कोविट्ज की बात की थी। उन्होंने रिस्क मैथमेटिक्स पर नोबेल जीता, पर अपनी ही बनाई थियरी फॉलो नहीं की। ये कैसे पॉसिबल है यार? यही तो सबसे बड़ा रियलिटी चेक है इस पूरे कॉन्सेप्ट का। 1950s की वॉल स्ट्रीट की बात है ये। हैरी मार्कोविट्ज ने मैथमेटिकली प्रूव किया था कि एक इन्वेस्टर को रिस्क और रिटर्न को कैसे बैलेंस करना चाहिए। उनकी मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी ने पूरी फाइनेंस की दुनिया बदल दी थी। पर जब बात उनकी अपने खुद के रिटायरमेंट के पैसे इन्वेस्ट करने की आई, तो पता है उन्होंने क्या किया? क्या किया? उस कॉम्प्लेक्स मॉडल को लगाया होगा। नहीं, उन्होंने अपनी वो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल मॉडल्स यूज ही नहीं की जिसके लिए उन्हें बाद में नोबेल मिला। उन्होंने अपना पैसा सीधा 50-50 स्प्लिट कर दिया, आधा सेफ बॉन्ड्स में और आधा रिस्की इक्विटीज में। वेट, अपने ही रूल्स तोड़ दिए उसने। ऐसा क्यों? जब उनसे सालों बाद एक इंटरव्यू में पूछा गया कि सर आपने अपना खुद का मॉडल क्यों नहीं यूज किया, तो उन्होंने कहा कि उनका मकसद मैथमेटिकली मैक्सिमम पैसे कमाना नहीं था, उनका मकसद था फ्यूचर रिग्रेट को मिनिमाइज करना। अच्छा। वो बस रात को शांति से सोना चाहते थे और अपनी फैमिली को बिना शर्म के फेस करना चाहते थे। मतलब उनका लॉजिक ये था कि अगर कल को मार्केट क्रैश हो जाए तो उन्हें ये दुख ना हो कि उनका सारा पैसा डूब गया, और अगर मार्केट बहुत ऊपर जाए तो ये रिग्रेट ना हो कि उन्होंने इन्वेस्ट ही नहीं किया। ही लिटरली चोज मेंटल पीस ओवर मैक्सिमम प्रॉफिट। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वो एक कंप्यूटर की तरह रैशनल बनने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वो एक इंसान की तरह रीजनेबल बन रहे थे। आजकल एकेडमिक फाइनेंस सिर्फ मैथमेटिकली ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी ढूंढने में लगा रहता है, पर रियल लाइफ ऐसी नहीं होती। हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ तो बहुत मेसी होती है। मैं आपको 2008 की एक फेमस येल यूनिवर्सिटी की स्टडी का एग्जाम्पल देता हूँ। रिसर्चर्स ने एक स्ट्रैटेजी बनाई जिसमें उन्होंने कहा कि यंग लोगों को अपना पैसा स्टॉक मार्केट में 2-to-1 मार्जिन यानी उधार या लेवरेज लेकर लगाना चाहिए। जैसे आजकल इंडिया में यूथ FNO यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग में दबा के लेवरेज लेते हैं। हाँ, एग्जैक्टली वैसे ही। अब मैथ और पास्ट डेटा कहता है कि अगर मार्केट 50% गिर जाए और आपका अकाउंट कंप्लीटली जीरो हो जाए, तब भी आपको हार नहीं माननी चाहिए। आप वापस उधार लीजिए, वापस इन्वेस्ट करिए। वापस उधार लो जीरो होने पे। हाँ, थियोरी कहती है कि अगर आप अपनी पूरी लाइफ ये करते रहेंगे तो एंड में आप नॉर्मल लाइफ साइकिल फंड से 90% ज्यादा अमीर होंगे। मैथमेटिकली ये एकदम परफेक्ट स्ट्रैटेजी है। वेट, ये तो प्योरली स्प्रेडशीट वाला लॉजिक हो गया। रियल लाइफ में अगर किसी मिडिल क्लास इंसान या किसी बाप का 100% पैसा FNO या लेवरेज में डूब जाए तो क्या वो वापस सेम चीज में उधार लेके पैसा लगाएगा? वही तो पॉइंट है। कोई नहीं लगाएगा। वो क्या आईने में खुद से नजरें मिला पाएगा? उसकी तो फैमिली तबाह हो जाएगी यार।
वो तो एक्सट्रीम डिप्रेशन में चला जाएगा, स्टॉक मार्केट का नाम लेने से डरेगा या शायद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर पे फ्रॉड का केस कर देगा। हाँ, बिल्कुल करेगा। ये तो एकदम वैसी बात हुई कि किसी फिटनेस एक्सपर्ट ने एकदम परफेक्ट जीरो कार्ब एक्सट्रीम कैलोरी डेफिसिट डाइट प्लान बनाया जो साइंटिफिकली और रैशनली फैट लॉस के लिए बेस्ट है। पर 3 दिन बाद भूख और वीकनेस से उस बंदे ने वो डाइट ही क्विट कर दी और पिज्जा खा लिया। सही बात है। तो टेक्निकली वीकेंड पे एक छोटा सा चीट मील खाना ज्यादा रीजनेबल है ताकि कम से कम वो डाइट महीनों तक चलती तो रहे, है ना? क्या ब्रिलियंट एनालॉजी दी है आपने यार, एकदम स्पॉट ऑन। एक टेक्निकली परफेक्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कंप्लीटली यूजलेस है अगर आप बुरे वक्त में, जब आपके पोर्टफोलियो में लिटरली खून बह रहा हो, उस पर टिके नहीं रह सकते। राइट, एंड्योरेंस चाहिए होती है। यही वजह है कि मैं हमेशा कहता हूं अपने इन्वेस्टमेंट से थोड़ा प्यार करना जरूरी है। ट्रेडिशनल फाइनेंस एडवाइस हमेशा बोलती है कि पैसों के मामले में इमोशनल रहो, कोल्ड रहो। हाँ, सब यही बोलते हैं, डोंट फॉल इन लव विद योर स्टॉक्स। पर असल में अगर आप किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स या उसके मिशन से नेचुरली कनेक्ट करते हैं, तो जब मार्केट क्रैश होगा या कंपनी का एक बुरा क्वार्टर आएगा, तब आप पैनिक करके सेल नहीं करेंगे। आप उस रफ पैच को एंड्योर कर पाएंगे क्योंकि आपका एक इमोशनल बॉन्ड है उसके साथ। मेक सेंस। और फाइनेंशियल वर्ल्ड में लंबे टाइम तक टिके रहना यानी एंड्योरेंस ही सबसे बड़ा एज है। आपको पता है, वाइनगार्ड के फाउंडर जैक बोगल, जिन्होंने पूरी जिंदगी लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स को प्रमोट किया और एक्टिव फंड्स के अगेंस्ट बोले। हाँ, उनका तो पूरा ब्रांड ही इंडेक्स फंड्स पे है। उन्होंने अपने खुद के बेटे के हाई फी एक्टिव फंड में अपना बड़ा पैसा इन्वेस्ट किया था। पता है क्यों? सिर्फ फैमिली रीजंस के लिए। लाइफ हमेशा मैथमेटिकली कंसिस्टेंट नहीं होती भाई। दिमाग हिल गया मेरा यार। अगर प्योर मैथ्स और प्योर लॉजिक से लाइफ या फाइनेंस प्रिडिक्ट नहीं हो सकती क्योंकि इंसान इनहेरेंटली इमोशनल है, तो फिर लोग किस चीज पर रिलाई करते हैं? लोग पुराने डेटा को देखते हैं। क्या हम पास्ट इवेंट्स यानी हिस्ट्री को देखकर आने वाला फ्यूचर फिगर आउट कर सकते हैं? हम बचपन से सुनते आए हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो क्या हम हिस्ट्री को मैप बना सकते हैं आगे के लिए? ये सबसे बड़ा ट्रैप है जिसे हम हिस्टोरियंस एज प्रॉफिट्स फैलेसी कहते हैं। लोग सोचते हैं हिस्ट्री पढ़ ली तो फ्यूचर दिख जाएगा एकदम क्लियर। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्कॉट सैगन का एक बहुत डीप कोट है इस पे। क्या कोट है? उन्होंने कहा था, थिंग्स दैट हैव नेवर हैपेंड बिफोर हैपन ऑल द टाइम। मतलब ऐसी चीजें जो हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुई, वो लगातार हर रोज होती रहती हैं हमारे आसपास। ये तो बहुत डीप बात बोली उन्होंने। देखिए, इन्वेस्टिंग, इकोनॉमिक्स या हमारी लाइफ कोई फिजिक्स जैसी हार्ड साइंस नहीं है। फिजिक्स में ग्रेविटी कल भी वैसी काम करती थी और 1000 साल बाद भी वैसी करेगी। पास्ट डेटा से फ्यूचर बिल्कुल एक्यूरेटली प्रिडिक्ट होता है। राइट, ग्रेविटी तो बदलेगी नहीं। एक साइंटिस्ट ने बहुत सही पॉइंट रेज किया था। तसव्वुर कीजिए कि फिजिक्स कितनी मुश्किल हो जाती अगर इलेक्ट्रॉन्स के पास अपनी खुद की फीलिंग्स और इमोशंस होती। ये एक्चुअली बहुत एक्यूरेट पॉइंट है, क्योंकि इंसानों के पास फीलिंग्स हैं, उन्हें डर लगता है, लालच आता है, तो हम उनका कल का बिहेवियर पास्ट डेटा पे बिल्कुल मैप नहीं कर सकते ना। एग्जैक्टली। दुनिया एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल और मेसी जगह है यार। हम हिस्ट्री को फ्यूचर का सॉलिड मैप समझ लेते हैं, जबकि हिस्ट्री असल में बदलाव यानी चेंज की स्टडी है। आइए एक डेटा देखते हैं जो आपको एक रियलिटी चेक देगा। हाँ, बताइए। पिछले 2 सदियों में 19th और 20th सेंचुरी में इस धरती पर लगभग 15 बिलियन लोग पैदा हुए हैं। पर जरा सोचिए, आज की हमारी आधुनिक दुनिया का निर्माण, ये बॉर्डर्स, टेक्नोलॉजी, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ 7 लोगों के एग्जिस्टेंस पर निर्भर करता है। सिर्फ 7 लोग? ये मैथमेटिक्स तो दिमाग घुमा रही है मेरी। कौन थे ये 7 लोग? गवरीलो प्रिंसिप, जिन्होंने एक असैसिनेशन करके वर्ल्ड वॉर 1 ट्रिगर किया, थॉमस एडिसन, बिल गेट्स और मार्टिन लूथर किंग। ये 7 लोग पूरी 15 बिलियन आबादी का बेसिकली 0.000000004% हिस्सा हैं। बाप रे! अगर बाय चांस ये 7 लोग पैदा नहीं होते या इनकी लाइफ में कुछ और हो जाता, तो आज दुनिया बिल्कुल कंप्लीटली अलग होती जैसी आज है। भाई, ये स्टैटिस्टिक्स तो जेन्युइनली डरावने हैं। इतनी बड़ी आबादी, इतने सारे लोग, पर पूरी ह्यूमैनिटी का डायरेक्शन सिर्फ उंगलियों पे गिने जाने वाले लोग सेट कर रहे हैं। अच्छा, और वो 9/11 और स्टूडेंट लोन क्राइसिस वाला पॉइंट क्या था? हाँ, वो एक परफेक्ट एग्जांपल है इस बटरफ्लाई इफेक्ट का। वो वापस समझाइए ना। मुझे अभी भी हजम नहीं हो रहा कि एक टेरर अटैक और कॉलेज फीस का क्या लिंक हो सकता है आसपास। बिल्कुल। होता क्या है कि हिस्ट्री के जो सबसे बड़े आउटलायर्स होते हैं, जो एक्सट्रीम और रेयर इवेंट्स होते हैं, उनका कंपाउंडिंग इफेक्ट इतना खतरनाक और लंबा होता है जो कोई मशीन या इंसान एंटिसिपेट नहीं कर सकता।
चलिए इस कॉजालिटी की चेन को डीपली ट्रेस करते हैं हम। हाँ, स्टेप बाय स्टेप बताइए। 9/11 को 19 हाईजैकर्स ने अमेरिका पर अटैक किया। हाँ, उस अटैक के बाद पूरे देश में एक्सट्रीम डर और पैनिक फैल गया। इकोनॉमिक शॉक आने लगा सिस्टम में। राइट, स्टॉक मार्केट्स क्रैश हुए होंगे। हाँ, तो इस इकोनॉमी को क्रैश होने से बचाने के लिए फेडरल रिजर्व, जैसे अपने इंडिया में आरबीआई होता है ना, उन्होंने तुरंत इंटरेस्ट रेट्स कट कर दिए अच्छा ताकि मार्केट में सस्ता पैसा आए और लोग खर्चा करें। अच्छा, तो लोन सस्ते हो गए सबके लिए। अब जब लोन्स एकदम सस्ते मिलने लगे तो लोगों ने अग्रेसिवली रियल एस्टेट खरीदना शुरू किया, जिसकी वजह से अमेरिका में एक मैसिव हाउसिंग बबल बन गया। जब वो बबल 2008 में फटा तो उसने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस पैदा कर दिया। ओहो, 2008 की रिसेशन। उस क्राइसिस की वजह से सारी कंपनीज ने हायरिंग रोक दी और जॉब मार्केट पूरी तरह बर्बाद हो गया। अब सोचिए, जब जॉब्स नहीं थीं तो मिलियंस ऑफ यंग यूथ ने सोचा कि खाली बैठने से अच्छा है कॉलेज में वापस जाकर मास्टर्स या डिग्री कर लेते हैं जब तक मार्केट ठीक हो। अच्छा, तो अचानक से सब पढ़ने लग गए वापस। एग्जैक्टली। अचानक से इतने सारे लोगों के कॉलेज जाने से डिमांड बढ़ी, एजुकेशन आर्टिफिशियली एक्सट्रीम एक्सपेंसिव हो गई और उन बच्चों को पढ़ने के लिए मैसिव लोन्स लेने पड़े। और उस एक चेन रिएक्शन की वजह से आज अमेरिका में $1.6 ट्रिलियन का स्टूडेंट लोन क्राइसिस खड़ा है सामने। ओ माय गॉड भाई, ये तो बटरफ्लाई इफेक्ट ऑन स्टेरॉइड्स है। मतलब डायरेक्टली देखा जाए तो अगर एक एयरपोर्ट सिक्योरिटी गार्ड एक हाईजैकर का नाइफ कॉन्फिस्केट कर लेता उस दिन, तो आज 20 साल बाद की जेनरेशन पर मैसिव स्टूडेंट लोन का कर्ज नहीं होता। यही तो ब्यूटी और हॉरर है हिस्ट्री का। सी है। क्रेजी है यार। इसको तो कोई एआई या दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि आगे एग्जैक्टली क्या होगा। सही पकड़ा है आपने। और इसलिए फेमस ऑथर नासिम तालिब ने फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था अपनी बुक में। 2011 में जापान में जब सुनामी आई तो फुकुशिमा रिएक्टर फेल हो गया और रेजिस्टेंस हुआ था। हाँ, वो तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। पता है इंजीनियर्स ने सबसे बड़ी गलती क्या की थी उसमें? उन्होंने उस रिएक्टर को हिस्ट्री के सबसे वर्स्ट अर्थक्वेक को विथस्टैंड करने के हिसाब से डिजाइन किया था। उन्हें लगा पास्ट का वर्स्ट ही फ्यूचर का वर्स्ट होगा। तो गलत क्या है इसमें? डेटा तो ऐसे ही यूज करते हैं ना लोग। पर वो ये भूल गए कि जब हिस्ट्री में वो पास्ट का सबसे वर्स्ट अर्थक्वेक आया था तो वो भी अपने टाइम का एक अनप्रेसिडेंटेड सरप्राइज ही था ना लोगों के लिए। फ्यूचर बाउंड्री सेट करने के लिए पास्ट के वर्स्ट केस सिनेरियो को यूज करना, ये मैथमेटिक्स या एनालिसिस का फेलियर नहीं है। तो क्या है ये? ये ह्यूमन इमेजिनेशन का फेलियर है। हम सोच ही नहीं पाते कि इससे भी बुरा कुछ हो सकता है जो आज तक नहीं हुआ। ये एकदम डीप रियलिटी चेक है यार। तभी आप टीजर में कह रहे थे कि बेन ग्रेहम की बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जिसे लोग स्टॉक मार्केट की लिटरली बाइबल मानते हैं और जिसे वॉरेन बफेट अपना गुरु मानते हैं, उसके फॉर्मूलेज प्रैक्टिकली आज के टाइम में ऑब्सोलीट हो गए हैं। हाँ, ऑब्सोलीट हो गए हैं क्योंकि हिस्ट्री में स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं। आप पुराने रूल्स नए गेम में नहीं लगा सकते। बेन ग्रेहम ने खुद अपनी बुक के फॉर्मूलेज को 1934 से लेकर 1976 तक 5 बार अपडेट किया था। 5 बार? मतलब बुक लिखने के बाद भी चेंज करते रहे वो? हाँ, और मरने से पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके पुराने टेक्निक्स अब मार्केट में काम नहीं करते। सोचिए ना, अमेरिका में फॉरेन वन के रिटायरमेंट अकाउंट्स, जैसे हमारे यहाँ ईपीएफ या पीपीएफ होता है, उन्हें एग्जिस्ट करते हुए सिर्फ 42 साल हुए हैं। सही बात है। पहले के लोगों के पास ये ऑप्शंस कहाँ थे? वेंचर कैपिटल, जिससे आज सारे टेक स्टार्टअप्स बन रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट ही पिछले 25-30 सालों में बढ़ा हुआ है दुनिया में। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, जिनका आज S&P 500 या निफ्टी में इतना बड़ा वेटेज है, वो 50 साल पहले प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही नहीं करते थे उस फॉर्म में। राइट, मार्केट का स्ट्रक्चर ही कंप्लीटली अलग था तब। तो अगर आप इन नए सिस्टम्स और नए स्ट्रक्चरल चेंजेस में एक 100 साल पुराना फॉर्मूला लगाओगे तो डिजास्टर तो होना ही है ना। हिस्ट्री इंसान का फंडामेंटल बिहेवियर सिखाने के लिए बेस्ट है। मतलब कि लोग ग्रीड और फेयर में कैसे रिएक्ट करते हैं, वही ना? एग्जैक्टली, कि लोग ग्रीड में कैसे बिहेव करते हैं, फेयर में क्या करते हैं। पर स्पेसिफिक इकोनॉमिक ट्रेंड्स लगातार इवॉल्व हो रहे हैं हर दिन, उनको पास से मैप मत करो। तो यहाँ आकर ना मेरे दिमाग में एक अजीब सा ब्लैंक स्पेस बन रहा है। मैं ऑडियंस के नजरिए से सोच रही हूँ इस वक्त। अगर साइंटिफिकली और मैथमेटिकली रैशनल बनकर लाइफ नहीं चलेगी क्योंकि हम इमोशनल हैं, और दूसरी तरफ हिस्ट्री या पास्ट डेटा को देखकर हम आने वाले फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं। सही जा रहे हैं आप। तो एक आम इंसान अपना पैसा, अपनी रिटायरमेंट, अपना करियर प्लान करे तो आखिर करे कैसे? क्या सब कुछ बस हवा में लक और भगवान के भरोसे छोड़ दे हम? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर एंट्री होती है एक ऐसे मजेदार कॉन्सेप्ट की जो हम लास वेगस के कैसीनो से सीख सकते हैं, स्पेशली उन लोगों से जो ब्लैक जैक टेबल पर कार्ड काउंटिंग करते हैं बैठे बैठे। कैसीनो से? वो तो दुनिया की सबसे ज्यादा लॉस वाली जगह है।
वहां तो लोग अपने घर बर्बाद करते हैं गैम्बलिंग में। वहां से किसी को क्या सॉलिड फाइनेंशियल एडवाइस मिलेगी? मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। कार्ड काउंटर्स ना आम गैम्बलर्स से सबसे अलग होते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि डेक में से अगली कार्ड एग्जैक्टली क्या आएगी। उनके पास फ्यूचर की कोई सर्टेनिटी नहीं होती। वो सिर्फ मैथमेटिक्स और प्रोबेबिलिटीज पर खेलते हैं अपना गेम। अच्छा। पर रिस्क तो वहां भी है ना। हाँ, पर जब उन्हें लगता है कि ऑड्स उनके फेवर में है तो वो थोड़ा बड़ा बेट करते हैं। पर सुनिए, वो कभी भी अपना पूरा पैसा, अपनी सारी चिप्स किसी एक सिंगल हैंड पर नहीं लगाते, चाहे ऑड्स कितने भी स्ट्रांग या 99% उनके फेवर में क्यों ना हो। अच्छा, मतलब बैकअप रखते हैं हमेशा। इस पूरी स्ट्रैटेजी का फाउंडेशन एक ही कोर चीज पर टिका है, और वो है ह्यूमिलिटी। यानी ये दिल से मानना कि मुझे सब कुछ नहीं पता और मैं गलत हो सकता हूं यहां पे। ईगो साइड में रख के खेलना। और यही ह्यूमिलिटी फाइनेंस और लाइफ में एक आम इंसान का सबसे बड़ा हथियार बनती है, जिसे हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जिसे हम आसान भाषा में रूम फॉर एरर या गलती करने की गुंजाइश भी कहते हैं, राइट? एग्जैक्टली। बेन ग्रैम की सबसे बड़ी सुपर पावर वो मैथमेटिकल फॉर्मूलाज नहीं थी, बल्कि यही कॉन्सेप्ट था। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का असल मकसद किसी भी फ्यूचर फोरकास्ट को बेसिकली अननेसेसरी बना देना है। फोरकास्ट को अननेसेसरी बना देना कैसे? अगर आपको लगता है कि आपको 20 साल बाद सेफली रिटायर होने के लिए मार्केट से 12% रिटर्न चाहिए, तो आप अपना प्लान ऐसे बनाइए जैसे आपको सिर्फ 8 या 9% रिटर्न ही मिलने वाला हो फ्यूचर में। अच्छा, एक्सपेक्ट ही कम करो। ये जो गैप है ना, ये आपका रूम फॉर एरर है। अगर रिटर्न सच में कम आते हैं तो भी आप कंफर्टेबली सर्वाइव कर जाएंगे आगे, और अगर एक्सपेक्टेड 12% आ गए तो आपके पास एक मैसिव बोनस होगा लाइफ में। ये तो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है यार। देखिए, एक एक्सेल स्प्रेडशीट आपको बोलती है कि आप 30% मार्केट ड्रॉप आराम से झेल लेंगे और मैथमेटिकली 10 साल बाद कैश फ्लो पॉजिटिव रहेंगे। हाँ, मैथ तो हमेशा ऑप्टिमिज्म दिखाता है ऐसी जगह, पर वो एक्सेल स्प्रेडशीट, वो थकान, वो इमोशनल एग्जॉस्शन नहीं कैलकुलेट करती जब आप रात को अपने बच्चों को सुला रहे होते हैं और अंदर ही अंदर डर रहे होते हैं कि कहीं आपके एक गलत डिसीजन ने उनका आगे का फ्यूचर तो तबाह नहीं कर दिया। साइकोलॉजिकल मार्जिन ऑफ सेफ्टी उतना ही जरूरी है जितना फाइनेंशियल। ट्रू यार, साइकोलॉजिकल रूम फॉर एरर की तो लोग बात ही नहीं करते आजकल, पर इसमें लोगों का एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म उन्हें कंप्लीटली अंधा कर देता है कभी कभी। मैंने देखा है कि बुल रन में लोग इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि उन्हें लगता है मार्केट अब कभी गिरेगा ही नहीं और उनके साथ कुछ बुरा होगा ही नहीं। इसे साइकोलॉजी में ऑप्टिमिज्म बायस इन रिस्क टेकिंग कहते हैं, या मैं इसको अपनी भाषा में रशियन रूलेट सिंड्रोम बुलाता हूँ। रशियन रूलेट, वो गन वाला गेम? हाँ, नसीम तालिब कहते हैं कि आप लाइफ में रिस्क टेकिंग पसंद कर सकते हैं, पर रुइन यानी पूरी तरह बर्बाद होने को अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर एक गेम में जीतने के 95% चांस हैं, पर 5% चांस में आप पूरी तरह परमानेंटली तबाह हो जाएंगे, तो वो गेम खेलना ही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ओह, इसको मैं इस तरह देखती हूँ। मतलब अगर एक गन में 100 चेम्बर्स हैं और उसमें सिर्फ एक गोली है अंदर, तो मैथमेटिकली सर्वाइवल के ऑड्स 99% है वहां पे। पर वो 1% रिस्क ऑफ रूइन यानी कंप्लीटली गेम ओवर होने का है, उस केस में इंसान मर जाएगा। एग्जैक्टली, गेम ओवर हमेशा के लिए। तो मैथमेटिकली रैशनल होने के बावजूद किसी को भी वो ट्रिगर दबाना ही नहीं चाहिए अपने सर पे रख के। लेवरेज यानी उधार लेके इन्वेस्ट करना, वही 100 चेम्बर वाली गन है ना मार्केट में। आपने पूरी 50 पेज की थ्योरी को एक सिंगल लाइन में समराइज कर दिया। एग्जैक्टली वही। लेवरेज नॉर्मल रूटीन रिस्क्स को डबल वाइप आउट्स में कन्वर्ट कर देता है तुरंत। डबल वाइप आउट कैसे? अगर मार्केट गिरा और आपने अपना खुद का पैसा लगाया था तो आपको लॉस हुआ, आपसे गलती हुई, पर आप अभी भी गेम में जिंदा है ना। लेकिन अगर आपने उधार लेकर लगाया तो आप ना सिर्फ जीरो पे आ जाएंगे, बल्कि उस वक्त जब मार्केट एक्चुअल में क्रैश हो चुका होगा, एसेट सस्ते होंगे और इन्वेस्ट करने का सबसे सही टाइम होगा। तब आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए 1 रुपया नहीं बचा होगा। बिंगो, आप कंप्लीटली रुइन हो गए वहां पे। ये तो एकदम फेटल पोजीशन है। पर हमने सब कवर कर लिया अब तक, मैथ, हिस्ट्री, लेवरेज। लेकिन लाइफ में कुछ रिस्क्स ऐसे होते हैं जिनका आप अपने वाइल्डेस्ट सपने में भी नहीं सोच सकते, है ना? जैसे टीजर में अपने फील्ड माइस वाली बात बताई थी, वो किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है। वर्ल्ड वॉर 2 में चूहे, वो किस्सा जरा डिटेल में बताएं, वो बेस्ट लग रहा था सुनने में। वो मिलिट्री हिस्ट्री का सबसे फैसिनेटिंग और थोड़ा एब्सर्ड रियलिटी चेक है। 1942 की बात है। वर्ल्ड वॉर 2 अपने एकदम पीक पर था और रशिया में स्टालिनग्राड के बाहर जर्मन आर्मी की एक हाईली एडवांस टैंक यूनिट रिजर्व में बैठी थी। राइट, हिटलर की फोर्सेस आगे बढ़ रही थी। हाँ, और वहां ठंड ऐसी कि इंसान का खून जमा दे।
हिटलर का सबसे पावरफुल पैंजर डिवीजन वहां ऑर्डर्स का वेट कर रहा था। फिर क्या हुआ? जब अचानक फ्रंट लाइंस पर उन टैंक्स की अर्जेंटली जरूरत पड़ी और ऑर्डर्स आए मूव करने के, तो सबके होश उड़ गया वहां पे। उनके 104 सबसे एडवांस्ड स्टेट ऑफ द आर्ट टैंक्स में से 20 से भी कम स्टार्ट हुए। वेट, क्या स्टार्ट ही नहीं हुए? खराब थे क्या इतने एडवांस टैंक्स? पता है क्यों नहीं हुए? क्योंकि जब वो टैंक्स उन फील्ड्स में खड़े थे कई हफ्तों से, तो वहां के आम खेतों के चूहे ने, फील्ड माइस ने, ठंड से बचने के लिए उन टैंक्स के अंदर घुसकर उनकी इलेक्ट्रिकल वायरिंग की सारी इंसुलेशन ही खा ली थी। अरे बाप रे, मतलब दुनिया के सबसे एडवांस्ड इंजीनियर्स ने सालों लगाकर वो कॉम्प्लेक्स मशीनरी बनाई, हिटलर जैसा डिक्टेटर पीछे खड़ा था उनके, और आखिर में उनको खेतों के छोटे से चूहों ने हरा दिया है बिना किसी वेपन के। प्रिसाइसली वही हुआ। अब आप खुद सोचिए, आप एक टॉप जर्मन टैंक इंजीनियर हैं, आप दुश्मन के दूसरे टैंक्स, आर्टिलरी शेल्स, एक्सट्रीम वेदर, कीचड़, सब कुछ डीपली प्लान करके उस टैंक का डिजाइन बनाएंगे। हाँ, हर मिलिट्री रिस्क कवर करेंगे। पर क्या कोई रीजनेबल या रैशनल इंजीनियर दुनिया में ये सोचकर डिजाइन बनाएगा कि भाई साहब खेतों के चूहे हमारी वायरिंग खा जाएंगे और हमें वॉर हरवा देंगे? नहीं ना। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा ये। इंसान हर नोन और प्रिडिक्टेबल रिस्क के लिए एडवांस में प्लान कर सकता है, पर जो अनइमेजिनेबल चीजें होती हैं ना, वो हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा एक्सट्रीम डैमेज करती हैं। मैं आज के टाइम में बहुत स्टार्टअप्स के साथ काम करता हूँ। वहां भी फील्ड माइस आते हैं क्या? हर जगह आते हैं। एक बिजनेस फेल होने के प्रिडिक्टेबल रीजन सबको पहले से पता होते हैं। प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं मिला, फंडिंग अचानक खत्म हो गई, कोई नया कॉम्पिटिटर आ गया मार्केट में। हाँ, ये तो स्टैंडर्ड स्टार्टअप प्रॉब्लम्स है। पर मैं ऐसी कंपनीज को जानता हूं जो प्रैक्टिकली बर्बाद होने के कगार पर थीं, क्योंकि अचानक उनकी बिल्डिंग के पानी के पाइप्स फट गए और उनका पूरा सर्वर रूम डूब गया ओवरनाइट। एक बड़ा बढ़िया चल रहा ऑफलाइन स्टोर बंद हो गया क्योंकि एक दिन एक एंग्री कस्टमर ने कुत्ता लेकर अचानक हेल्थ डिपार्टमेंट को कॉल कर दिया। बाप रे, ये तो कोई सोच ही नहीं सकता। एक फाउंडर का अचानक से एक्सट्रीम प्रेशर में सिवियर मेंटल ब्रेकडाउन हो गया। ये सब हमारी मॉडर्न लाइफ के फील्ड माइस हैं, सिंगल पॉइंट्स ऑफ फेलियर जो कंप्लीटली अनइमेजिनेबल हैं और किसी एक्सेल शीट में ट्रैक नहीं होते। तो इसका अल्टीमेट सोल्यूशन आखिर क्या है? अगर ये माइस किसी भी वक्त हमारे बनाए हुए उस परफेक्ट सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और हम उसे नेचुरली प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते, तो हम अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी फैमिली और अपने फ्यूचर को ऐसी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन से प्रोटेक्ट कैसे करें? इसका सिर्फ एक ही प्रैक्टिकल और थोड़ा ब्रूटल सोल्यूशन है आज के टाइम पे। पैसों को बिना किसी स्पेसिफिक रीजन के बचाना शुरू करो। सेव मनी फॉर नो रीजन। फॉर नो रीजन मतलब बिना गोल के? लोग हमेशा कहते हैं मैं डाउन पेमेंट के लिए सेव कर रहा हूं या मैं नई कार के लिए सेव कर रहा हूं, बच्चों की फॉरेन पढ़ाई के लिए बचा रहा हूं। हाँ, मोस्टली गोल्स होते हैं लोगों के पास। ये अप्रोच गलत नहीं है, पर इसमें एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। इसमें आप एरोगेंस दिखा रहे हैं फ्यूचर को लेके। आप ये अज्यूम कर रहे हो कि आने वाले सालों के खर्चे और रिस्क्स आपको आज ही कंप्लीटली और एक्यूरेटली पता है। ओह, मैं समझ रही हूँ आप किधर जा रहे हैं। असली प्रोटेक्शन और असली वेल्थ तब आती है जब आप उन सिचुएशंस के लिए अग्रेसिवली सेव करते हो जिनका आज आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यही आपकी लाइफ का सबसे सॉलिड फील्ड माइस प्रोटेक्शन है। दैट मेक्स सो मच सेंस। अनप्रिडिक्टेबल के लिए बचाओ। The most important part of every plan is planning on your plan, not going according to plan. अपना लाइफ और फाइनेंशियल प्लान इस बेस पर बनाओ कि आगे चलकर मेरा ये प्लान डेफिनेटली एक ना एक पॉइंट पे फेल होगा और उस वक्त मेरे पास एक ब्लाइंड बैकअप होना बहुत जरूरी होगा। वाओ, ये एक्चुअली बहुत डीप एडवाइस है। जाते जाते सभी सुनने वालों को बस एक चीज सोचनी चाहिए। आपकी अपनी लाइफ की उस सबसे सॉलिड प्लानिंग में आज के टाइम पर वो फील्ड माइस आखिर कहाँ छुपे बैठे हैं जो आपने अब तक कभी सोचे ही नहीं। दोस्तों, आज का सबसे बड़ा लेसन ये है कि लाइफ और फाइनेंस में कोल्ड लॉजिक नहीं बल्कि रीजनेबल और प्रैक्टिकल डिसीजंस जीतते हैं। हिस्ट्री को फ्यूचर का मैप मत समझो और हमेशा अनप्रेडिक्टेबल हालातों के लिए एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखो, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा वो होता है जो आपने कभी सोचा ही नहीं। आज इतनी डीप डिटेल्स और केस स्टडीज पर बात करके सच में दिमाग खुल गया, मजा आ गया। बिल्कुल, बस इन कॉन्सेप्ट्स को डीपली समझना और अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना ही सबसे बड़ा लाइफ चेंजर होगा। तो दोस्तों, इस लाइफ चेंजिंग आइडिया पर आपका क्या टेक है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आज की डीप डाइव पसंद आई तो अपने दिमाग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए जेन नैरेटिव्स AI पॉडकास्ट को अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड में।